मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बापोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अभी अपन ब्रिटिश संविधान के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। इस बारे में 2 वीडियोस आ चुके हैं। एक जिसमें अपन ने ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं की चर्चा की थी और एक वीडियो जिसमें अपन ने जो ब्रिटिश संविधान के बारे में कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष शब्दावलियाँ आने वाली थी, उनके बारे में चर्चा की। आज अपन और आगे बढ़ेंगे। आज अपन अगला चैप्टर से, इसका नाम है अभिसमय, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बात और, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और आप ही के और साथी जो BA सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं और जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रखते हैं, उनको भी इस वीडियो को शेयर करते हुए कहें कि वो इसको यूज करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु चल रहे हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे और ये वो बातें हैं जो हमारे सिलेबस के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अभिसमय की चर्चा करते हैं। अपन ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं करते समय इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि अभिसमय क्या होता है। एक्चुअल में जो ब्रिटिश संविधान है वो पूरा का पूरा, अगर यूं कहें कि अभिसमयों के ऊपर आधारित है तो भी गलत नहीं होगा। अपन ये भी क्लियर कर चुके हैं कि ब्रिटिश संविधान विश्व का एकमात्र ऐसा संविधान है जो हमें लिखित रूप में प्राप्त नहीं होता, यानी कि वो एक दस्तावेज नहीं है, एक अलिखित संविधान है। और अलिखित संविधान जिस चीज पर आधारित है, मोटे तौर पर जिस कारण से संविधान का विकास हुआ, उस चीज अभिसमय है। प्राय आज के समय के जितने भी देश हैं उन सब देशों के संविधान लिखित रूप में मिलते हैं और वो संविधान किसी न किसी संस्था के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, किसी विशेष समिति के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन ब्रिटेन का संविधान निर्मित नहीं हुआ, समय के साथ विकास हुआ है। हम यूं कहें कि विकास का परिणाम है। और इस संविधान को विकसित करने का जो श्रेय है, वो श्रेय दिया जाता है अभिसमयों को। ब्रिटिश व्यवस्था में अभिसमय इस कदर हावी है, इस कदर रचे बसे हुए हैं, इस कदर विद्यमान है, आज भी इस रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं कि जैसे किसी अन्य देश में कोई कानून या संविधान। ब्रिटेन की सारी व्यवस्था इन अभिसमयों पर आधारित है। अभिसमय है क्या? वास्तव में अभिसमय उनको कहा जाता है जो प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां, रीति रिवाज, लोगों का व्यवहार जो समय के साथ अपने आप ढलता चला गया, बनता चला गया, उसी को अभिसमय कहा गया। एक एग्जाम्पल दूं आपको कि जैसे कि ये एक नियम है, कानून है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है, लेकिन ये व्यवस्था भी अभिसमय पर आधारित है। अभिसमय पर आधारित इसलिए कि सम्राट इसलिए बाध्य है, इस चीज के लिए बाध्य है कि जब भी वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तो लोक सदन में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। इसका मतलब काम वहां का संविधान ये बात नहीं कहता कि ब्रिटेन का सम्राट प्रधानमंत्री नियुक्त करते समय बहुमत दल के नेता को ही आवश्यक रूप से प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ये बात न तो वहां के संविधान में लिखी गई है, न वहां के कानून में। ये बात अगर कहीं से निकलती है, कहीं से सामने आई है, तो वो किसके द्वारा? अभिसमय के द्वारा। आज भी ये ही परंपरा है कि जब भी लोक सदन का निर्वाचन होता है, नया सदन गठित होता है, तब प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो व्यक्ति लोक सदन में बहुमत दल का नेता होता है। यहाँ पर लोक सदन का मतलब है कॉमन सभा। मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं। ब्रिटेन में संसद द्विसदनात्मक है। एक को लॉर्ड सभा कहा जाता है, एक को कॉमन सभा कहा जाता है। लॉर्ड सभा द्वितीय सदन है या यूं कहें उच्च सदन है, और कॉमन सभा निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहलाता है। तो कॉमन सभा में जो बहुमत दल का नेता होगा वही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। यह अभिसमय पर आधारित है। इसलिए अभिसमय वहां की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, वहां की व्यवस्था को संचालित करने के लिए सबसे अपरिहार्य वस्तु है, अस्वीकार्य चीज है। इसके बिना
हम ब्रिटिश शासन व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते, जो भी चीजें समय के साथ आई। कहते हैं ब्रिटेन का संविधान संयोग और विवेक की संतान है, तो ये संयोग जैसा बना और उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जैसा निर्णय लिया गया, वैसे की वैसे चीजें स्थापित होती चले गए। तो अभी समय किसे कहा जाता है? अभी समय उन प्रथाओं को, रीति रिवाजों को, उन रूढ़ियों को, उन परंपराओं को, उन व्यवहारों को जो वहां के लोगों में, जो वहां की व्यवस्था में, जो वहां के समाज में रचे बसे हैं, जिनका प्रयोग आदिकाल से लेकर आज तक वहां के लोग, वहां की व्यवस्थाएं, वहां की संस्थाएं, वहां की संपूर्ण मशीनरी कर रही है, उसी चीज को कहा जाता है अभी समय। सब कुछ व्यवस्था स्थापित होने के बावजूद भी वहां पर विधि का शासन भी है। ये दो चीजें एक साथ चलती है, अभी समय भी, विधि यानी कानून भी। लेकिन कभी दोनों में कोई विरोधाभास नहीं हुआ, कभी कोई टकराव नहीं हुआ, दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर आज भी कार्य कर रहे हैं। कुछ अभी समय आज कानून का रूप ले चुके हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कानून तो संविधान होता है, और वहां का संविधान इस रूप में स्थापित हो चुका है कि जो अभी समय कहते हैं, या जो अभी समय चले आ रहे हैं, जो परंपराएं चली आ रही है, उसी को लोगों ने, सम्राटों ने, वहां की सारी सारी व्यवस्थाओं ने आगे अनवरत रूप से लागू किया है, चलाया है, बनाया है और अनुसरण किया है। इसलिए अभी समय वास्तव में एक प्रकार से कानून के पूरक है, जो वहां की व्यवस्था में रचे बसे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी हम अभी समय और कानून के बीच में स्पष्ट रूप से भेद भी करते हैं। अभी समय कानून नहीं हो सकते, कानून के पीछे एक शक्ति होती है, जबकि अभी समय के पीछे शक्ति नहीं होती। इसलिए अभी समय और कानून में अंतर है। क्या अंतर है? सबसे पहले बात अपन करेंगे अभी समय और कानून में अंतर, स्रोत का अंतर। अभी समय का स्रोत समाज है। अभी समय कहां से पैदा हुए? समाज की व्यवस्था से। समाज में जो लोग थे, उनके द्वारा जैसा आचरण किया गया, जो परंपराएं बनी, वो अभी समय के रूप में स्थापित होती। क्योंकि ब्रिटिश लोग रूढ़िवादी है, वो परंपराओं को, जो प्रथाएं पुरानी चली आ रही है, उनको समाप्त करने में विश्वास नहीं करते, इसलिए वो आज भी चली आ रही है और वो आज भी उनका प्रयोग कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनका उल्लंघन नहीं करते। इसलिए अभी समय समाज से उठते हैं। और कानून का स्रोत एक संस्था होती है, क्योंकि कानून निर्मित किया जाता है। जैसे कि अपन चाहे बात भारत की करें, चाहे बात ब्रिटेन की करें, संसद कानून का स्रोत है, क्योंकि संसद के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। संसद एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से विधेयक को प्रस्तुत करती है, फिर वो एक प्रक्रिया के बाद विधेयक सम्राट के पास भेजती है और वो अधिनियम बनता है। इसलिए कानून का स्रोत क्या है? संसद। जबकि अभी समय का स्रोत है समाज, क्योंकि अभी समय समाज से पैदा होते हैं। दंडात्मक शक्ति का अंतर, अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा, सम्राट के द्वारा, संस्था के द्वारा कोई भी अभी समयों का उल्लंघन करता है, तो उसको दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पीछे कानून की शक्ति नहीं है। लेकिन अगर कानून का उल्लंघन किया जाता है, तो कानून का उल्लंघन करने के कारण से उसके आधार पर न्यायालयों के द्वारा व्यक्तियों को दंडित किया जा सकता है। इसका मतलब अभी समय के उल्लंघन पर दंड प्राप्त नहीं होता, जबकि कानून के उल्लंघन पर दंड प्राप्त होता है। अगला है मान्यता का अंतर। अभी समय को मान्यता समाज प्रदान करता है, जबकि कानून को मान्यता राज्य प्रदान करता है। यानी कि चूंकि अभी समय समाज में प्रचलित है, समाज के रीति रिवाज हैं, समाज की रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, समाज के लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए अभी समय समाज पर आधारित है। समाज की नैतिक शक्ति अभिसमयों के पीछे होती है, यानी कि अभिसमयों को मान्यता प्रदान करता है समाज, जबकि कानून एक प्रक्रिया से बनता है, कानून के द्वारा स्थापित संस्था के द्वारा बनाया जाता है और उसके पश्चात वो अधिनियम के रूप में सामने आता है। तो उसके पीछे राज्य की शक्ति होती है, क्योंकि राज्य ने उसका निर्माण किया है। उसके पीछे दंड की शक्ति होती है, क्योंकि उल्लंघन करने पर उसको दंडित किया जाता है। इसलिए अभी समय की मान्यता समाज और कानून की मान्यता राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है। क्षेत्र का अंतर, अभी समय का क्षेत्र समाज है। क्यों? क्योंकि वो समाज से पैदा होता है, समाज के लोगों के व्यवहार में वो ढला हुआ है, इसलिए अभी समय का क्षेत्र समाज है, जबकि राज्य, कानून का क्षेत्र राज्य है। क्यों? क्योंकि वो पूरे राज्य में लागू होता है और पूरे राज्य के लोग उस कानून का अनुसरण करते हैं। अगर उसका उल्लंघन किया जाता है तो उनको दंडित भी किया जाएगा। निर्माण का अंतर, अभी अपन ने बात की कि कानून का निर्माण किया जाता है, इसके द्वारा एक संस्था के द्वारा, और संस्था क्या है? संसद।
संसद एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से कानून का निर्माण करती है, लेकिन अभिसमयों का निर्माण नहीं होता, समय के साथ विकसित होता है। जैसी परंपराएं चली आ रही है वैसी वैसी परंपराएं अनवरत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और उनका निर्माण नहीं होता, वो रूढ़ियों पर आधारित होती है, रिवाजों पर आधारित होते हैं। इसलिए अभिसमय का निर्माण नहीं होता, वो विकसित होते हैं, जबकि कानून का निर्माण किया जाता है। न्यायिक संरक्षण का आधार, अभी अपन ने बात की कि अगर कानून का उल्लंघन किया जाएगा तो दंडित किया जाएगा, लेकिन अभिसमय के उल्लंघन के आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब अगर किसी चीज को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है तो है कानून। कानून के पीछे चूंकि न्यायिक शक्ति है, दंडात्मक शक्ति है, इसलिए यदि कानून का उल्लंघन किया जाएगा तो उसको दंडित किया जाए। इसका मतलब न्यायालय उनको संरक्षण प्रदान करता है, जबकि अभिसमय के उल्लंघन पर चूंकि दंड नहीं दिया जाता, इसका मतलब ये नहीं करता है कि उनके पीछे न्यायालय के संरक्षण की शक्ति नहीं है। यदि उल्लंघन भी किया जाता है तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। अगला अनिश्चितता और अस्पष्टता। अभिसमय अनिश्चित है और अस्पष्ट है। हालांकि वो हम ये मानते हैं कि पूरी ब्रिटिश राज व्यवस्था में एकदम अभिसमय बैठे हुए हैं, बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अभिसमय अस्पष्ट भी है और अनिश्चित भी। लेकिन कानून चूंकि लिखित रूप में है, चूंकि उनके पीछे राज्य की शक्ति है, न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो स्पष्ट भी होते हैं और निश्चित भी होते हैं। स्पष्ट और निश्चित इसलिए कि उनमें विभिन्न धाराएं होती है और उन धाराओं में प्रत्येक बात क्लियर स्पष्ट की जाती है, ताकि ये तय हो सके कि क्या है क्या नहीं है। तो यह है अभिसमय और कानून में अंतर। अब मोटे तौर पर देखेंगे कि ब्रिटिश राज व्यवस्था में कौन कौन से अभिसमय समाज में, व्यवस्था में स्थापित है, इसका वर्गीकरण किया हमने। सबसे पहले राजपद से संबंधित अभिसमय। राजपद का मतलब जो सम्राट है, जो क्राउन है, जो एक संस्था है, उसके संबंध में किस प्रकार के अभिसमय, किस प्रकार की परंपराएं समय के साथ विकसित हुई, निर्मित हुई और वो आज भी स्थापित है। तो सबसे पहला है सम्राट मंत्रियों के परामर्श से कार्य करेगा। भारत के संविधान में तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जो मंत्रिपरिषद की सिफारिश से कार्य करेगा। लेकिन क्योंकि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, इसलिए ये सब चीजें कहीं पर भी लिखी हुई नहीं है कि सम्राट किसके परामर्श से कार्य करेगा। तो समय के साथ ये परंपरा विकसित हो गई कि सम्राट मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करेगा। जब राजा जॉर्ज के समय की बातें हैं, राजा जॉर्ज को अंग्रेजी नहीं आती थी और अंग्रेजी नहीं आने के कारण से उन्होंने मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करना बंद कर दिया। परिणाम यह हुआ कि एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया जो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता था, बैठकों की अध्यक्षता करता था। वो व्यक्ति सबसे पहले ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कहलाया और फिर यह परंपरा विकसित हो गई कि मंत्रिपरिषद जो भी कार्य करेगी, जो भी निर्णय करेगी, जो भी परामर्श सम्राट को देगी, सम्राट उसके अनुसार कार्य करेगा। और ये चीज संसदीय शासन व्यवस्था में आज भी विश्व में जहां कहीं पर भी संसदीय शासन व्यवस्था स्थापित है, वहां पर जो राज्य का मुखिया होता है, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति और ब्रिटेन में सम्राट, वो हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। और ये चीज ब्रिटेन में अभिसमयों पर आधारित है। दूसरी है बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होगा। ये स्पष्ट है। जब भी कॉमन सभा का निर्वाचन होता है, कॉमन सभा में जो भी बहुमत दल होता है या जो भी दल बहुमत प्राप्त करता है, उसके नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में पदस्थापित किया जाता है, उसको शपथ दिलाई जाती है। तो ये परंपरा भी किसके रूप में विकसित हुई? अभिसमय के रूप में। आज भी ये व्यवस्था ब्रिटेन में प्रचलित है कि जो भी बहुमत दल का नेता होगा वो प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और सम्राट इस बात को मानकर बाध्य है कि जो भी होगा उसको नियुक्त करना ही पड़ेगा। तीसरा, सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता। अभी मैंने ये चर्चा की आपके सामने कि राजा जॉर्ज के समय ये व्यवस्था प्रचलित हो गई कि अंग्रेजी नहीं आने के कारण से उसने मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यक्षता करना बंद कर दिया और व्यक्ति की नियुक्ति कर दी। और यही चीज आगे तक चली आ रही है। जॉर्ज के समय 13वीं शताब्दी की बातें हैं, 13वीं शताब्दी से लेकर आज तक
जब हम 21वीं शताब्दी में पहुंच चुके हैं, यही परंपरा चली आ रही है कि सम्राट कभी भी मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता। हमेशा मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। तो ये चीज भी किस पर आधारित है? अभिसमय यानी कि परंपराओं पर। अगला है लोक सदन प्रधानमंत्री के परामर्श से ही भंग, यानी कि सम्राट चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, वो कभी अपनी इच्छा से लोक सदन यानी कि कॉमन सभा को भंग नहीं कर सकता। कॉमन सभा को भंग करने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रधानमंत्री के परामर्श की। जब प्रधानमंत्री सम्राट को ये कहे कि लोक सदन को भंग कर दिया जाए, तभी लोक सदन भंग होगा, अन्यथा सम्राट अपनी तरफ से अपनी इच्छा से कभी भी कॉमन सभा को भंग नहीं कर सकता। इसका मतलब ये चीज भी कि लोक सदन यानी कॉमन सभा को भंग करने का दायित्व है जो प्रधानमंत्री का है, ये किस पर आधारित हुआ? ये भी अभिसमयों पर। अगला है प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास पर विरोधी दल के नेता को आमंत्रण, यानी कि अगर एक बार प्रधानमंत्री के विरुद्ध कॉमन सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और अविश्वास प्रस्ताव के कारण से प्रधानमंत्री को पद त्याग करना पड़ता है, तब दूसरे चुनाव से पहले एक बार आवश्यक रूप से सम्राट को विरोधी दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में आमंत्रित करना पड़ेगा, उसको बहुमत साबित करने का मौका देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सम्राट सीधे नए चुनाव की घोषणा कर दे। नए चुनाव तब तक नहीं हो सकते जब तक कि विरोधी दल का नेता अपने बहुमत की परीक्षा पास नहीं कर लेता। यदि वो बहुमत साबित नहीं कर पाता है, तब ऐसी स्थिति में सम्राट चुनाव की घोषणा कर सकता है, लेकिन एक बार बहुमत दल के नेता को उसको मौका देना ही पड़ेगा। ये भी चीज अभिसमयों पर आधारित है। तो ये था राष्ट्र से संबंधित अभिसमय। दूसरी बात करेंगे मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय, यानी मंत्रिमंडल का विकास भी अभिसमयों की देन है। अभिसमय के कारण ही मंत्रिमंडल अस्तित्व में आया, बना हुआ है, संचालित है। तो इससे संबंधित कुछ बातें समय के साथ जो विकसित हुई वो भी अभिसमय के कारण से। पहले मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक। संसद का मतलब दोनों सदनों से, लोकसभा और कॉमन सभा, दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता मंत्री बनने के लिए अनिवार्य है। भारत में यह व्यवस्था है कि संसद के सदस्य को मंत्री नियुक्त किया जाता है, और अगर वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तब उसको 6 माह में संसद के किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी हो, चाहे वो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करे, चाहे वो लोकसभा का चुनाव जीत के सामने आए, जैसे भी हो, 6 माह की उसको लेनी पड़ेगी। ठीक वही परंपरा ब्रिटेन में भी है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री मंत्री नियुक्त करता है तो उसके लिए आवश्यक है कि संसद के किसी एक सदन का सदस्य आवश्यक रूप से हो। पहले ये व्यवस्था थी कि लोकसभा से मंत्री नहीं लिए जाते, लेकिन वर्तमान में लोकसभा से भी मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। इसलिए चाहे कॉमन सभा का चाहे लोकसभा का किसी का भी सदस्य हो, वही व्यक्ति ब्रिटेन में मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा, महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर हार जाने पर त्यागपत्र देना होगा, यानी कि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंत्रिमंडल के द्वारा सदन में रखा गया है, सदन में उसके ऊपर धारावार बहस हुई है, चर्चा हुई है, और अंत में जब मतदान हुआ और उस मतदान में यदि सरकार पराजित हो जाती है, यानी कि उस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर सरकार के पक्ष में बहुमत नहीं आ पाता, तब निश्चित रूप से सरकार को त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर बहुमत साबित न करने पर वह विश्वास माना जाता है, और इस स्थिति में सरकार को त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगला है, अगर कम महत्वपूर्ण प्रस्ताव है तो त्याग पत्र की आवश्यकता नहीं। यह बात सिर्फ किस पर लागू होती है? महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर। अगर महत्वपूर्ण प्रस्ताव नहीं है और उसमें सरकार पराजित हो जाती है, तब त्याग पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला है सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय शासन व्यवस्था के लिए कहा जाता है कि सब एक साथ तैरते हैं, सब एक साथ डूबते हैं, सब एक के लिए, एक सबके लिए। इसका मतलब यहाँ पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ साथ सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना भी होती है। इसका मतलब ये निकलता है कि यदि लोक सदन में सरकार के किसी एक व्यक्ति, एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को पद त्याग करना पड़ता है। इसको कहा जाता है सामूहिक उत्तरदायित्व। सब एक साथ जीते हैं, सब एक साथ मरते हैं, सब एक साथ तैरते हैं, सब एक साथ डूबते हैं। इसका मतलब सिर्फ एक व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है, पूरी की पूरी मंत्री परिषद
उत्तरदायी है और उस पर हार जाने पर सामूहिक उत्तरदायित्व का दायित्व निभाते हुए पद त्याग करना पड़ता है। अगला, सभी मंत्री एक ही दल से, यानी कि चूंकि ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है, प्राय यही देखा गया है अब तक इतने लंबे सालों का इतिहास बतलाता है कि किसी एक दल की सरकार बनी है। और जब एक दल की सरकार है तो प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है वो सारे मंत्री एक ही दल के होने चाहिए। हाँ, अगर संविधान सरकार यानी कि मिलीजुली सरकार बनी है तब प्रधानमंत्री का विवेक है कि वो किस दल से कितने व्यक्तियों को नियुक्त करता है, लेकिन अगर एक ही दल की सरकार है तो एक ही दल के व्यक्ति होंगे। ब्रिटेन में बहुत कम ऐसे अवसर आए हैं जब संविधान सरकार बनी। हम ये नहीं कह सकते कि मिलीजुली सरकारें ब्रिटेन में बनी नहीं है, लेकिन बहुत कम अवसर, भारत जैसे माहौल वहां पर नहीं है, द्विदलीय व्यवस्था है, इसलिए प्राय एक दल को बहुमत मिल जाता है और वो इन दल सरकार का निर्माण करता है। फिर जो दल सरकार में होता है, प्रधानमंत्री अपने दल के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में शामिल करता है। तो ये जो कुछ चीजें थी जो मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं समय के साथ विकसित हुई। तीसरी है विधायी प्रक्रिया और संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंध के विषय में अभिसमय, यानी कि विधायी प्रक्रिया वहां पर संसद के द्वारा चलाई जाती है और संसद के दोनों सदनों के संबंध किस प्रकार से हैं, उनके संबंध में क्या परंपराएं विकसित हुई उनके बारे में। पहली है दोनों सदन अभिसमय पर आधारित, यानी कि सदन भी अभिसमय कानून के द्वारा स्थापित नहीं किए। जैसे भारत में संविधान बना, संविधान ने संसद का निर्माण किया, संसद के दो सदनों की रचना की, एक सदन राज्यसभा कहलाया, एक सदन लोकसभा कहलाया, किसमें कितने सदस्य होंगे, कैसे चुने जाएंगे, सब कुछ व्यवस्थाएं संविधान के द्वारा की गई। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं। सन 1295 की बात है, राजा ने एक समस्या के निस्तारण के लिए राज्य के 3 वर्गों के प्रतिनिधियों को बुलाया। जब 3 वर्गों के प्रतिनिधियों को बुलाया तो इस बात की संभावना बन गई कि कहीं त्रिसदनात्मक संसद का निर्माण तो नहीं हो, लेकिन हुआ कुछ अलग। जो राज्य के सामंत और जो धर्माधिकारी थे उनके अलग स्वार्थ थे, वो एक हो गए, और जो राज्य के नाइट और जो जनप्रतिनिधि थे, नगर प्रतिनिधि, वो एक हो गए। परिणाम ये हुआ कि 2 गुट बन गए। जो उच्च वर्ग के लोग थे वो अलग और जो मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के लोग थे वो अलग, और इसी के साथ दो सदन अस्तित्व में आए। जो उच्च वर्ग के लोग थे वो राज्यसभा के प्रतीक बने, जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग थे जो निर्वाचित या निर्वाचन में विश्वास करते थे वो कॉमन सभा के प्रतिनिधि बने। इसलिए ये जो संसद के 2 सदन है ये भी किस पर आधारित है? अभिसमय पर, कानून के द्वारा बनाए नहीं गए, परंपराओं के साथ विकसित हुए हैं। और वर्ष में एक बार अधिवेशन, ब्रिटेन में ये परंपरा है कि सम्राट संसद का एक अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य बुलाएगा और 2 अधिवेशनों के बीच में 1 वर्ष से अधिक का अंतर नहीं। भारत में तो संविधान में लिखा गया है कि वर्ष में 2 अधिवेशन होंगे, 2 के बीच में 6 माह का अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन में ये परंपरा बन गई कि सम्राट वर्ष में 1 अधिवेशन आवश्यक रूप से बुलाएगा और 2 अधिवेशनों के बीच में 1 वर्ष से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ये जो अधिवेशन की परंपरा है ये भी अभिसमयों पर आधारित है। अगला, अध्यक्ष राजनीतिक दल का सदस्य न होना। जब भी किसी व्यक्ति को कॉमन सभा का अध्यक्ष का चुनाव लड़ना है, जीतने की बात नहीं कर रहा, चुनाव लड़ने से पूर्व उसको अपनी दल की सदस्यता त्यागनी होगी। दल की सदस्यता त्यागने के बाद वो चुनाव लड़ सकता है और जीतने के बाद उसका दल से कोई संबंध नहीं होता। कोई निर्दलीय व्यक्ति होता है, निष्पक्ष व्यक्ति होता है, दल का कोई पक्ष नहीं लेता, दल से कोई संबंध नहीं रखता, चाहे वो पहले दल में कितने महत्वपूर्ण पद पर बैठा हो। लेकिन स्पीकर अगर बन गया, कौन सभा का स्पीकर, तब अब उसका दल से कोई संबंध नहीं। हम यूं कहेंगे कि स्पीकर निर्दलीय होगा। ये ब्रिटेन की अनोखी विशेषता है, ये चीज अन्य देशों में नहीं पाई जाती। प्राय अमेरिका में तो एकदम से स्पष्ट रूप से जो स्पीकर है वो अपने दल का पक्ष लेता है, लेकिन ब्रिटेन में ये व्यवस्था नहीं है, ब्रिटेन में निर्दलीय ही होगा। और अगला, प्रत्येक विधेयक पर 3 वाचन, ये भी विकसित हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रत्येक विधेयक तो रखा जाता है, उसका प्रथम वाचन होता है, फिर द्वितीय वाचन होता है, फिर तृतीय वाचन होता है, फिर दूसरे सदन में जाता है। ये व्यवस्था भी इसका परिणाम है अभिसमय, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया भी किसके द्वारा स्थापित हुई? अभिसमय से। यानी जो भी विधेयक रखा जाएगा उस विधेयक के आवश्यक रूप से 3 वाचन होंगे, उसके पश्चात ही कानून का रूप धारण करेगा। इसका कारण यह है कि इससे जल्दबाजी की आशंका समाप्त हो जाती है।
जल्दबाजी में कानून निर्माण की आशंका समाप्त हो जाती है, इसलिए कोई भी कानून जल्दबाजी में नहीं बन सकता, फिर दूसरे सदन का अवरोध भी उसमें रहता है। अगला है लोक प्रभुत्व के सिद्धांत पर आधारित अभिसमय। लोक प्रभुत्व पर देखिए पहला बिंदु महत्वपूर्ण विवादग्रस्त विषय पर विधेयक जनता की राय पर, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सामने आ जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद सामने आ जाता है, तो सरकार एक बार जनता से आग्रह करती है। जनता से आग्रह का मतलब ये कि वो जनता के सामने जाती है। जनता के सामने जाने का मतलब है चुनाव के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर वो हो सकता है कि प्रधानमंत्री एक बार सदन को भंग करे, सदन को भंग करके सामने जाए। जब विपक्ष किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का बहुत ज्यादा विरोध करता है, तब सरकार जनता के सामने जाती है, सदन को भंग किया जाता है, जनता से सामने जाकर उनसे निवेदन किया जाता है कि हम इस बात के पक्ष में है, आप हमें राय दें। जनता अगर सरकार को वापस प्रतिस्थापित करते हैं, इसका मतलब उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनता उनके साथ है। अगर वो उनको हरा देती है तो इसका मतलब ये निकलता है कि इस मुद्दे पर जनता उनका समर्थन नहीं करती, इसलिए सरकार को जाना पड़ा है। इसका मतलब ये निकलता है कि अभिसमय यानी कि समय के साथ ये चीज विकसित हुई कि जब भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आएगा, सरकार जनता के सामने निर्वाचनों के माध्यम से जाएगी और उस पर उनकी राय लेगी। दूसरा, मंत्रिमंडल की निर्वाचनों से अपील, निर्णय प्रतिकूल को त्यागपत्र, यानी कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा हो तो मंत्रिमंडल भी निर्वाचक यानी कि जनता से अपील करता है और उसके ऊपर राय लेता है चुनाव के माध्यम से, और अगर राय उनके विरुद्ध आती है तो वो त्याग पत्र दे देते हैं। ये परंपराएं भी आज भी ब्रिटेन की व्यवस्था में विद्यमान है। अगला है प्रधानमंत्री दूसरी बार लोक सदन विघटित करने की सिफारिश नहीं कर सकता, यानी प्रधानमंत्री एक ही बार लोक सदन विघटित करने की सिफारिश करेगा। अगर एक बार में सम्राट सिफारिश को मानकर लोक सदन को विघटित कर देता है, विघटित माना जाए, अगर नहीं करता और विपक्ष के या विरोधी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करके बहुमत साबित करने के लिए कहता है और वो बहुमत साबित कर देता है, तो प्रधान सम्राट लोक सदन को विघटित नहीं करेगा। और अगर वो बहुमत साबित नहीं भी कर पाता है, तब भी वो प्रधानमंत्री सम्राट को दूसरी बार लोक सदन को विघटित करने की सिफारिश नहीं करेगा। ऐसे समय में सम्राट अपने विवेक से निर्णय लेगा, वो निर्वाचनों की घोषणा कर सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था में, कुछ उदाहरण है जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था में अभिसमयों के उदाहरण हैं। इस रूप में अभिसमय वहां पर आज भी विद्यमान है। हम यूं कह सकते हैं कि ब्रिटेन की सारी व्यवस्थाएं अभिसमय पर आधारित है। कुछ यहाँ पर बिंदु और दिए गए अभिसमय का महत्व है, जैसे कि संविधान के विकास में सहायक, संविधान को कार्य रूप प्रदान करना, शासन व्यवस्था के सर्वोत्तम रूप को प्रदान करना, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना, राष्ट्रमंडल तथा जनसंप्रभुता को सफल बनाना, ये वो चीजें हैं जो अभिसमय के कारण से निकल कर आए। आज अभिसमय इस रूप में हावी है कि उनके महत्व को कभी दरकिनार नहीं किया जा सकता। अभिसमय वहां की संपूर्ण व्यवस्था में बसे हुए हैं, स्थापित हैं और आज भी चल रहे हैं, सदियों से चले आ रहे हैं। कई शताब्दियां हो गई ब्रिटिश व्यवस्था को स्थापित हुए और उनमें आज सारी चीजें अभिसमय के ऊपर ही चल रही है। हालांकि कानून भी है, कानून और अभिसमय दोनों एक दूसरे का हाथ या दामन थामे हुए एक साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के पूरक बनकर। अभिसमय और कानून वहां पर हमेशा विद्यमान रहेंगे। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में हम अभिसमयों के बिना वहां की व्यवस्था की सफल संचालन की कल्पना नहीं कर सकते। अगर ब्रिटिश शासन व्यवस्था आज सुचारू रूप से चल रही है, सफलता के साथ आगे बढ़ रही है, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो है अभिसमय। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था ब्रिटिश संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम दिया अभिसमय। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।